हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सनी अकेडमी वन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का सेट नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं खंड ए में, उसका पहले नंबर का सवाल है। इसमें दिया हुआ है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट और I बराबर 100 साइन 100t प्लस के π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति है। तो देखिएगा सबसे पहले जब हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से, है ना। और इसकी यहाँ पर कंपेयर करेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और प्लस के थीटा, या यहाँ पर आप फाई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो V0 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 100 और I0 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारे पास 100, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये भी 100, ठीक। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ये V की जो वैल्यू हो वो आई है किसमें, वोल्ट में, ठीक है। और जो I की वैल्यू यहाँ से I0 की वैल्यू निकली है वो मिली एम्पियर में निकली है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मिली एम्पियर। क्लियर। अब मिली एम्पियर को पहले हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -300 एम्पियर में, ठीक। अब 2 जीरो से 3 पावर में से 2 पावर कम हो जाएंगी तो यहाँ पर बच जाएगा 10 की पावर -1 एम्पियर। क्लियर। अब देखो जो परिपथ में शक्ति व्यय पूछा उसने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनका कलांतर कितना है, तो देखो यहाँ पर कोई थीटा नहीं दे रखा, यानी जीरो मान सकते हैं। यहाँ पर हम प्लस में कितना 0 और यहाँ कितना है π/3। तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हम कहेंगे कि जो धारा है वो वोल्टेज से π/3 आगामी है, यानी आगे है। तो कहने का मतलब यहाँ सब थीटा मान लो इसको या फाई मान लो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है π/3। अब हमने पढ़ा है शक्ति व्यय P बराबर ये होता है VRMS इंटू IRMS और कोस। अब यहाँ पर हमने थीटा माना है तो थीटा लिख देंगे, वरना फाई होता है यहाँ पर, ठीक है। तो VRMS, अब यहाँ पर V0 की वैल्यू दी हुई है और फॉर्मूले में VRMS है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा VRMS और V0 में संबंध। तो इसका फॉर्मूला होता है V0/√2, VRMS बराबर V0/√2। और ऐसे ही IRMS बराबर होता है I0/√2। क्लियर। यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा V0/√2 इंटू I0/√2 और इंटू कोस, और थीटा की जगह पर रख देंगे यहाँ पर π/3, ठीक है। V0 की वैल्यू 100 और अपॉन में √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 2 बन जाएगा, और गुणा I0 की वैल्यू है 10 की पावर -1 और कोस π/3। पाई की वैल्यू होती है 180। 180 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 60, यानी कोस 60। कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50, फिर से 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है। अब 10 की पावर -1 है तो इनके बीच में पॉइंट लग जाएगा, यानी एक अंक से पहला। तो 25 में एक अंक से पहला पॉइंट लगाएंगे 2.5, ठीक है। और मात्रक हो जाएगा इसका वाट, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे बढ़ते हैं। और इसमें कहा है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक युग्म है। तो देखो सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, तो इसमें से इसको घटा दो। तो 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 8। यहाँ पर 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 8। दोनों बराबर हैं तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक कर लेना बाकी की जो न्यूट्रॉन है वो बराबर नहीं होंगे इसी तरीके से घटा कर, ठीक है। इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें कहा किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके आयाम को हम लिखते हैं B0 से। ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर -10 टेस्ला, ठीक है। और तरंग की आवृत्ति न्यू की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 12 हर्ट्ज, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है, यानी कि E0 की वैल्यू। देखो यहाँ पर इस न्यू की वैल्यू अगर वो ना भी देता तो भी काम चल जाता, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है E0/B0 बराबर होता है C, ठीक है।
तो यहाँ ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो बी नॉट की उधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सी गुणा बी नॉट। सी की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 और बी नॉट की वैल्यू दी हुई है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। यहाँ पर 3 किया कितना हो जाएगा 9 और गुणा 10 की पावर प्लस के 8 है माइनस के 10 है, यहाँ पर माइनस के 2 पावर बच जाएगी और मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, दूसरा वाला। क्लियर है। नेक्स्ट गह वाले में इसमें कहा किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वाहवेग V है। यदि उसी धातु की दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का वाहवेग V डैश होगा। ठीक है, यहाँ पर डैश लगा लो। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि VD बराबर होता है I/ANE। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। अब यहाँ पर देखो जो VD है वो किस तरीके से धारा के प्रोपोर्शनल है, धारा के तो प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है। और यहाँ पर देखो ए जो होता है ना, इसको हम जो चालक तार है उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है और एन ई आ जाएगा। ठीक है, अब एन यहाँ पर संख्या है और ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा और पाई भी कांस्टेंट रहेगा, तो यानी ये किस पर डिपेंड करेगा आर के स्क्वायर पर। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में धारा कितनी है I और वेग कितना है V, तो यानी कि अगर हम बात करें तो V किसके बराबर आ जाएगा I/, और त्रिज्या हमने मान ली इसकी R ही है तो R²। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। फिर उसने कहा कि त्रिज्या अगर हम दुगनी कर दें, कितनी कर दें दुगनी, और धारा कितनी प्रवाहित करें, ये भी दुगनी प्रवाहित करें, तब तो V डैश कितना आ जाएगा 2I धारा प्रवाहित कर रहे हैं और त्रिज्या भी दुगनी कर रहे हैं यानी R की जगह पर 2R कर दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2I/ और 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4R²। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा I/2R²। अब देखो जो ये I/R² है ये तो V की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास V/2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट डे नंबर में कहा हुआ है कि 3 प्रिज्मों का अपवर्तनांक कोण कितना दिया हुआ है 15, यानी ये ए की वैल्यू दी हुई है 15 डिग्री, परंतु उनके अपवर्तनांक क्रमशः जो अपवर्तनांक n की वैल्यू दे रखी है, n1 दे रखा है यहाँ पर 1.6, n2 दे रखा है यहाँ पर 1.5 और n3 दे रखा है यहाँ पर 1.4, तो उनके विचलन कोण, अब यहाँ से हमें Δ1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमें Δ2 प्राप्त हो रहा है और यहाँ से हमें Δ3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनमें क्या संबंध हो सकता है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा Δm बराबर होता है कि n-1 इंटू में a। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर बड़ी संख्या होगी तो घटा के ज़्यादा ही बचेगा, तो यहाँ पे 1.6 ये ज़्यादा है, उससे कम 1.4 है, 5 है और उससे कम 1.4 है, तो यानी कि ये यहाँ से घटा कर बड़ी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से उससे छोटी, यहाँ से उससे सबसे छोटी यहाँ। ठीक है, तो इनमें जो रिलेशन आएगा निकल कर वो आ जाएगा Δ1 बड़ा होगा Δ2 से और Δ2 बड़ा होगा Δ3 से। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो हमारा खंड ए जो हो वो समाप्त हो चुका है, अब खंड बे पर बढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ है उसने कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः m1 व m2 है। अभिदृश्यक का आवर्धन दे रखा है और नेत्रिका का आवर्धन दे रखा है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो सिंपल दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 × m2 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस फॉर्मूला ही लिखना था 1 नंबर में इसमें। नेक्स्ट है संट से क्या अभिप्राय है। तो देखो संट की डेफिनेशन को आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। संट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है, इसका उपयोग धारामापी को एमीटर परिवर्तित करने के लिए करते हैं। 1 नंबर में इतना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट के 3-4 क्वेश्चन है, ये मैं एक साथ ही करा देता हूँ। इसमें कहा हुआ है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो इसी का आंसर देते हैं। पहला इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम लिखेंगे। इसमें होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखो शून्य होता है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे कि समीशन I और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, इस फॉर्मूले के बिना तुम्हारे आधे नंबर कट जाएंगे, यानी 1 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर कट जाएगा, आधा देगा। ठीक है,
नेक्स्ट में कहा स्वयंप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो स्वयंप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी है, किसी कुंडली का स्वयंप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो। ठीक है। और यहाँ पर भी आप लिखना चाहते हो अगर फॉर्मूला इसमें, तो आप लिख सकते हो कि एल आई बराबर होता है एन फाई। ठीक है, इसी से ही इसकी डेफिनेशन निकली। यहाँ से आई इसके अपॉन में चला गया और आई को हमने 1 एम्पीयर ले लिया और जो एन फाई हो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हो गई। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट देखो, जो डे नंबर का सवाल है, इसमें कहा एम द्रव्यमान का एक कण वी चाल से गति करता है तो दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य का सूत्र। बहुत आसान है, तुमने पढ़ा होगा, लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम बी। ठीक है, बस एक नंबर में फॉर्मूला ही लिखना था इसका। ठीक है। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। बस इसमें भी फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, बस ये एक फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर और एक नंबर पक्का। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। खंड 6 और प्रश्न नंबर 3 का क्या दे रखा है यहाँ पर कि 5 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा इसमें 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तब ज्ञात कीजिए। नंबर 1, कुंडली पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और नंबर 2, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर 5 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो एक ही वैल्यू दी हुई है, नोट कर लेंगे 5 सेमी स्क्वायर। अब देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और ये 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर दे रखा है। ठीक है, इस मात्रक को याद रखेंगे, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो ये मात्रक होता है किसका, बी का, अगर उसने कहा भी कि चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, अब उसने कहा कि कुंडली में जो फेरों की संख्या है एन, उसकी वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर 0.2 एम्पियर। क्लियर। तब ज्ञात करना कि कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण। अब पहला पॉइंट, द्विध्रुवाघूर्ण को हम लिखते हैं एम से। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एम बराबर होता है एन आई ए। ठीक है, एन आई ए। एन की वैल्यू कितनी है, 100, आई की वैल्यू 0.2, ए की वैल्यू है 5 × 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10, और एक अंक से पहला पॉइंट है तो 10 का एक ही बन जाएगा, यानी 10 आ जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 1 और गुणा 2 जीरो से 2 पावर कम हो जाएंगी तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर अब यहाँ पर देखो माइनस की 2 पावर है तो पॉइंट 2 अंक इधर जाएगा, यानी ये इस तरीके से आ जाएगा 0.01। ठीक, और इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। ठीक, अब आगे उसने कहा दूसरे पॉइंट में कि इस पर अधिकतम बल आघूर्ण। तो भाई टो बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर टो मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर बस एम बी आ जाएगा। एम की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.01 और बी की वैल्यू है 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर 15 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 × 15। और देखो एक अंक से पहला पॉइंट यहाँ, 2 अंक से पहला पॉइंट यहाँ, तो 3 अंक से पहला पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खैर, इसमें कहा हुआ कि नाभिक की त्रिज्या आर, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 से व्यक्त होती है, जहाँ ए द्रव्यमान संख्या तथा आर नॉट बराबर 1.2 × 10 की पावर -15 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर हम नाभिक के घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यानी पहला हम नाभिक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं कुल। ठीक है, तो नाभिक का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। ठीक है, और इसको मैं कैपिटल एम से डिनोट की देता हूँ। ठीक, बराबर, अब देखो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या कितनी है यहाँ पर ए। ठीक, और जो
एक न्यूक्लियॉन है उसका द्रव्यमान मैंने मान लिया कि वो स्मॉल m है, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन द्रव्यमान संख्या की न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से गुणा करने पर नाभिक का कुल द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर नाभिक का निकाल लेते हैं हम आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डैश डैश करके लिख रहा हूँ नाभिक का आयतन। आयतन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें घनत्व दिखाना है, ठीक है। और घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को v से डिनोट करते हैं और नाभिक होता है एक गोला और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर r त्रिज्या दे रखी है कितनी? कैपिटल R, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर उसने दिया हुआ है कैपिटल R बराबर r0 a की पावर 1/3। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो v बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 4/3 पाई और r0 a की पावर 1/3 और इसकी भी यहाँ पर पावर कितनी है? 3। 3 पावर से 3 पावर कट जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास v बराबर 4/3, ठीक है, और पाई और r0 की पावर 3 और यहाँ पर 3 पावर से 3 पावर कट जाएगी तो ये आ जाएगा a, ठीक है। अब निकालेंगे घनत्व, ठीक है, घनत्व। और घनत्व को हम लिखते हैं रो से। रो बराबर होता है, देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कैपिटल M, आयतन है कैपिटल V। तो यहाँ पर ये द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m कैपिटल A और बटे में आ जाएगा 4/3 पाई और r0 की पावर 3 इंटू ए। यहाँ a से a कट जाएगा, ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा स्मॉल m अपॉन, और ये 3 घूम कर ऊपर चला जाएगा तो 3m/4 पाई r0 की पावर 3। तो देखो जो घनत्व है उसमें कहीं भी द्रव्यमान संख्या यानी a नहीं आ रहा है। तो जब a नहीं आ रहा है तो बाद में लिख देंगे हम अतः घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर लिख देंगे द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट घ, इसमें कहा हुआ है 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना की जाती है। अब इस तार को 3 बराबर हिस्सों में काटकर चित्र अनुसार वैद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। कैपिटल A व B के बीच के संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, ये है हमारा पॉइंट A, ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है पॉइंट B, ठीक, और यहाँ पर ये एक और पॉइंट दिया हुआ है जो लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिएगा, यहाँ से लेकर ये तार, जितना तार है उतना ही तार ये वाला है इधर से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और उतना ही तार ये नीचे वाला है। आई बात समझ में? क्योंकि उसने कहा कि 3 बराबर हिस्सों में काटा है इसको। अब पहली बात तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई R ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, और उसकी लंबाई को हम, जो तार है उसकी लंबाई को हम खींच के अगर n गुनी कर दें, कितने गुनी? n गुनी कर दें, तब उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? n² गुना। तो यहाँ पर जो R1 की यानी स्टार्टिंग वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 10 ओम। तो जैसे ही हमने तार को खींचा और खींच के इसकी लंबाई को कितना? 3 गुना कर दिया, तो जो इसका प्रतिरोध है यानी R डैश है वो इसके स्क्वायर के गुना के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी तार की लंबाई को n गुना खींच दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 गुना खींच दिया तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 गुना प्रतिरोध हो जाएगा, और 9 की 10 से गुना करेंगे यानी कितना आ जाएगा? 90 ओम। बात आ गई समझ में? अब इसके हमने 3 बराबर हिस्से कर दिए, तो 90 के 3 बराबर हिस्से करेंगे तो यानी 30 ओम का प्रतिरोध यहाँ रखा हुआ होगा, 30 ओम का प्रतिरोध इसमें होगा और 30 ओम का प्रतिरोध इस वाले तार में होगा। आ रही है बात समझ में? अब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमको। तो भाई A और B के बीच देखो, एक तो इस रास्ते से आया जा सकता है और एक नीचे वाले रास्ते से आया जा सकता है। क्लियर है? तो जब हम इस वाले रास्ते से जाएंगे तो ये वाले 2 प्रतिरोध हमें श्रेणी क्रम में मिलेंगे। तो इसको अगर मैंने R2 बोल दिया और इसको मैंने R3 बोल दिया और इसको मैंने R4 बोल दिया, ठीक है, तब ये R2 और R3 हैं वो कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो R2 और R3 मतलब इस वाली लाइन का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, उसको मैं लिख रहा हूँ R23 से। तो वो तो सिंपल जुड़ जाएंगे ऐसा, R2 और प्लस में हो जाएगा R3। R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30। R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30। 30 और 30 जोड़ के कितना हो जाएगा? 60 ओम। यहाँ पर लिख देना कि R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में है, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, ठीक। अब जो ये निकल कर आया है R23,
ठीक है, कितना आया है ये 60 ओम। तो ये तो हमारा ऊपर वाली लाइन का प्रतिरोध हो गया, और जो नीचे वाला तार है उसका प्रतिरोध कितना है 30 ओम। अब ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, यहाँ पर लिखेंगे R23 व R4 समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो लिख देंगे इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध 1/R, इसको मैं AB से लिख रहा हूँ क्योंकि ये AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। 1/R23 और प्लस में 1/R4। क्लियर है? 1/R23 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 ओम, और प्लस R4 की वैल्यू कितनी है 30। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60। 60 के पढ़े में 60 एक बार आता है तो 1, और 30 के पढ़े में 60 दो बार आता है तो 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 3 जोड़कर, और बटे में 60, 3 से काट देंगे 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। ये आ जाएगा 1/20। इधर भी 1 के बटे में है, इधर भी 1 के बटे में है, तो यानी RAB कितना आ जाएगा हमारे पास फाइनली 20 ओम। ठीक है, तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ये भी। ठीक, 2 नंबर का सवाल था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 4 का क्या है? इसमें कहा हुआ बोर परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल मुख्य क्वांटम संख्या n के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल के जो 3 अभिक्रिया होते हैं वो लिखिए। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो, इसने कहा परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब जो घूमने का टाइम है, जो मतलब परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इसका परिक्रमण काल T, वो n पर किस तरीके से डिपेंड है? वो उसके घन के अनुक्रमानुपाती है, मतलब n के क्यूब के अनुक्रमानुपाती। हमें ये सिद्ध कर दिखाना है कि T जो हो वो n के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल तरीके से करूँगा एकदम। यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ होगा, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखो जो ये सर्किल होता है इस तरीके से, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी तरीके से तो घूमता है। तो यहाँ पर एक चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगेगा, यो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा? तो यहाँ पर एक चक्कर लगाने में वो अपनी परिधि चलेगा पूरी, और जो परिधि होती है वो होती है 2πr। यहाँ पर Rn लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या n दी हुई है उसने। और बटे में अगर हम इलेक्ट्रॉन की चाल को कहें कि ये Vn है, तो यहाँ पर आ जाएगा चाल में Vn। इतना क्लियर है? अब देखो, जब आपने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए आपने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है, जो बोर ने परिकल्पना करी थी, तो उसमें Rn कितना आया था, त्रिज्या कितनी आई थी निकल कर? तो ये आई थी आपकी निकल कर ε0 n² h² अपॉन पाई m e²। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि Vn यानी जो इसकी चाल है वो कितनी आई थी? यही थी e² बटे 2ε0 hn। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं, ये त्रिज्या का होता है और ये चाल का होता है। ठीक, इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे और समय को हम लिख देंगे t से। तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा 2π। उसके बाद Rn की वैल्यू रखेंगे, तो Rn की वैल्यू है ये ε0 n² h² अपॉन पाई m e²। ठीक है, और बटे में Vn। तो जैसे ही इसकी वैल्यू बटे में रखेंगे तो जो नीचे वाला वो तो घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो 2ε0 hn, और जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कुछ कट जाएगा, यहाँ पर पाई कट जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, तो बाकी को लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ε0। ठीक, h है ये, और ये भी h है, तो h की पावर भी कितना हो जाएगा 3, और n की पावर भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बटे में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4m e की पावर कितना 4। अब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये इतना, ये सारा का सारा क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, सबकी वैल्यू का हमें पता है, ε0 की भी h की भी, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे कि जो t है वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, n की पावर 3 के। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन भी नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ है प्रकाश के विवर्तन के एकल रेखा छिद्र के प्रयोग में तरंग दैर्घ्य λ1 की वैल्यू उसने दी हुई है कितनी 660 ठीक नैनोमीटर।
लैम्डा 1 बराबर आ जाएगा 660 नैनोमीटर। ठीक, के लिए प्रथम निम्नलिखित किसी दूसरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 के प्रथम उच्चिष्ट के संपाती है तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हम लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा 2 की वैल्यू पूछी है। ठीक, अब अगर हम प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की बात करो, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति। ठीक है, तो निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसको मैं x1 से लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, n लैम्डा बटे d। तो लैम्डा 1 से डिनोट कर देंगे क्योंकि प्रथम निम्नलिखित की स्थिति है। ठीक है, अब चूंकि n बराबर तो 1 है क्योंकि प्रथम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से n भी हट जाएगा, तो x1 कितना आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा 1 बटे में d। ठीक है, अब अगर हम अब दूसरा ये तो उसने कहा कि जो प्रथम निम्नलिखित है के लिए प्रथम निम्नलिखित। ठीक है, आगे उसने कहा किसी दूसरी तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 के प्रथम उच्चिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम उच्चिष्ट। ठीक, की कोणीय स्थिति, प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति, तो उसको मैं x1 डैश से लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या कि 2n प्लस का 1 और इंटू में लैम्डा। ठीक है, और ये लैम्डा की जगह पर उसने दिया हुआ खुद लैम्डा 2, यहाँ लैम्डा 2 ले लेंगे। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2d। ठीक है, अब ये भी प्रथम उच्चिष्ट है, तो यहाँ पर लिखें चूँकि n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो x1 डैश जो हो वो कितना आ जाएगा, जैसे 1 रखेंगे यहाँ 2 1 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और लैम्डा 2 बटे में 2d। क्लियर। अब देखो उसने कहा कि भाई चूंकि ये संपाती है, संपाती का मतलब बराबर है दोनों। ठीक है, तो x1 की वैल्यू बराबर है किसके, x1 डैश के। अब x1 की वैल्यू क्या है लैम्डा 1 और बटे में d बराबर x1 डैश क्या है 3 लैम्डा 2 और बटे में 2d। ठीक है, तो यहाँ d से d कट जाएगा, तो हम लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर गुणा में चला जाएगा और 3 बटे में आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कुछ लैम्डा 2 बराबर 2 लैम्डा 1 और बटे में 3। वैल्यू रखेंगे इसकी 2 गुना लैम्डा 1 की वैल्यू हो 660 बटे में 3, 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो यानी 22 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 440 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि चांदी का जो कार्यफलन है वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश इस पर डाला जाता है तब निरोधी विभव 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। अब आगे कहा कि 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जो चांदी है उसका कार्यफलन दे रखा है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो डब्लू की वैल्यू दी हुई है, यहाँ कार्यफलन को डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए वो क्या करते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब ये किस में आ गया जूल में, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 100। ठीक है, और नैनोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 गुना 10⁻⁻9 मीटर, क्योंकि नैनो में होते 10⁻⁻9। अब 2 जीरो से 2 पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 मीटर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो निरोधी विभव को हम डिनोट करते हैं वी नोट से, और 1 जब हम 1 वाला प्रकाश डाल रहे हैं तो अब इसका निरोधी विभव प्राप्त हो रहा है 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं वोल्ट ओनली। ठीक है, अब उसने कहा कि लैम्डा 2 अगर हम 200 नैनोमीटर का मतलब 200 गुणा 10⁻⁻9 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। इतने तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाल लो तो निरोधी विभव कितना प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब आपने एक समीकरण पढ़ी होगी आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, ई के बराबर, तो ये होता है एच न्यू माइनस डब्लू, इसके बराबर होता है। ठीक है,
अब जो ई के होता है वो ई वी नोट के भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम पहले लैम्डा वन के लिए बात करो तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये इस तरीके से एच न्यू वन और माइनस के डब्लू बराबर ई वी नोट वन आ जाएगा। और अगर हम लैम्डा टू के लिए बात करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच न्यू टू बराबर माइनस डब्लू बराबर ई वी नोट टू आ जाएगा। क्लियर। अब इसको अगर हम समीकरण एक डाल दें, इसको हम समीकरण दो डाल दें, ठीक है, तो देखो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये डब्लू से डब्लू तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये आ जाएगा हमारे पास एच न्यू वन और माइनस के एच न्यू टू बराबर, दोनों में से ई कॉमन हो, यहाँ से ई कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी नोट वन और माइनस के वी नोट टू। क्लियर। अब देखो दोनों में से एच कॉमन है और न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा वन और माइनस के एच सी अपॉन लैम्डा टू बराबर ई और वी नोट वन माइनस के वी नोट टू, ये हो जाएगा। दोनों में से यहाँ से एच सी कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन लैम्डा वन और माइनस के वन अपॉन लैम्डा टू बराबर ई और इंटू वी नोट वन माइनस के वी नोट टू। क्लियर। अब देखो ये ई इधर बटे में चला जाएगा एच सी के, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी नोट वन माइनस के वी नोट टू, यहाँ से ये वाला, ठीक है, और बराबर में एच सी अपॉन में क्या आ जाएगा ई और वन अपॉन लैम्डा वन माइनस के वन अपॉन लैम्डा टू, ठीक है। वी नोट वन की वैल्यू दे रखी है 7.7, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.7, ठीक, माइनस वी नोट टू ऐसे ही बराबर एच की वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे में ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और इंटू वन अपॉन लैम्डा वन की वैल्यू है 10 की पावर माइनस के 7 और माइनस लैम्डा टू की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, और ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखो यहाँ पर दो से पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा और दो से काटेंगे कितना आ जाएगा 8 और दो से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ 33 की 3 से गुणा करेंगे तो 99 और बटे में कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ये 19 पावर माइनस के ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो 8 में 19 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27 और यहाँ पर 34 होता है, सॉरी पावर में 34, तो 34 में से 27 पावर घटाएंगे 10 की पावर माइनस 7 बच जाएगी, ठीक है। और जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बटे का 10 की पावर माइनस 7 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस 1/2, एक में से 1/2 घटाएंगे 1/2 बच जाएगा, ठीक है। 10 की पावर माइनस 7 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.7 माइनस वी नोट टू और 99 बटे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 से इसको भाग करेंगे तो 16 छंग 96 और पॉइंट 16 एकम 16 अट्ठे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो वी नोट टू बराबर हमारे पास आ जाएगा 7.7, ठीक है, और माइनस 6.18, ठीक। तो इसको घटाकर यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कितना वी नोट टू बराबर ये आ जाएगा 1.52 वोल्ट। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना, ये आप कर लोगे, ठीक है। ये डेरिवेशन है। इसे नेक्स्ट सवाल में डे नंबर में इसमें कहा हुआ धातु के दो गोलों के व्यास कितने दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। तो भाई एक गोले की अगर एक गोले की पहले गोले की त्रिज्या मैंने R1 बोल दी, तो ये पहले गोले का व्यास है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ पर इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही R2 दूसरे गोले की हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये कहा कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो गोले के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना, यानी सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 की वैल्यू निकलवाई है यहाँ से हमें, ठीक है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूँकि C बराबर होता है Q/V होता है,
तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगा CV, Q की वैल्यू आ जाएगी CV, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर Q1 बोलेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास C1V, और Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, आ जाएगा C2V। V चेंज नहीं होगा क्योंकि उसने कहा कि समान विभव तक आवेशित किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, आपने सिग्मा बराबर पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या सिग्मा बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा Q अपॉन ए, Q अपॉन ए, ठीक है। अब जो Q हो, Q बराबर तो क्या है यहाँ पर CV, अपॉन में क्या आ जाएगा A, ठीक है। और देखो, जो गोला होता है, गोले के लिए धारिता का फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू R, यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो अगर हम पहले के लिए लेंगे σ1 तो यहाँ पर R1 आ जाएगा, और दूसरे के लिए लेंगे तो ये R2 आ जाएगा, ठीक है। और जो A होता है वो क्षेत्रफल होता है गोले का, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। कितना, 4πr²। अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बराबर, सी की वैल्यू है 4πε0 R इंटू वी अपॉन ए की वैल्यू है 4πr², ठीक। स्क्वायर से इसकी घात कट जाएगी, यहाँ 4π तो 4π कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ε0 वी अपॉन R, ठीक। अब ε0 और वी तो कांस्टेंट है, यानी जो 1 नहीं लगाएंगे यहाँ। सिग्मा जो हो वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/r के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम यहाँ से σ1 अपॉन σ2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर σ1 के लिए तो कितना आ जाएगा, 1/r1, और उसके बटे में फिर 1/r2 आ जाएगा, तो वो R2 घूमकर ऊपर चला जाएगा, यानी R2 अपॉन R1 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। R1 की कितनी है 3, तो यानी σ1 अनुपात σ2 आ जाएगा हमारे पास 2:3। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसका आंसर रॉन्ग दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कहा है 5 के कैम, ये चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पट्टिकाओं की मोटाई क्रम से D1 व D2 है तथा उनके परावैद्युतांक क्रम से K1 व K2 है, ठीक। तो देखो बहुत सिंपल है ये। यहाँ पर अगर हम इस प्लेट, इन दो प्लेटों की बात करूँ स्टार्टिंग वाले की, ठीक है, इस इन वाली की दो प्लेटों की बात करूँ, ठीक, तो इनके लिए धारिता की बात करूँ, अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है K ε0 A। तो यहाँ पर परावैद्युतांक K1 दे रखा, ε0, और क्षेत्रफल दोनों का A ही है क्योंकि उसने कहा कि क्षेत्रफल A है, ठीक है। और अपॉन में D की जगह दूरी दे रखी कितनी, D1, ठीक। अब इस वाली प्लेट के लिए लिखेंगे तो वहीं पर C2 कितना हो जाएगा, K2 ε0 A, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास D2, क्लियर है। अब देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सिंपल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि इनके बीच तुल्य धारिता, क्योंकि उसने यही तो कहा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र चित्र में जो दिखाए गए हैं इनके लिए धारिता का सूत्र निकालना है। यहाँ लिख देंगे चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, तो इनके मध्य तुल्य धारिता किस तरीके से निकालते हैं, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। अब ये तो c की वैल्यू हो, जैसे ही हम 1/c1 की वैल्यू निकालेंगे तो D1 घूमकर ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा D1/K1 ε0 A, और प्लस के यहाँ से आ जाएगा ये D2/K2 ε0 A, ठीक है। फिर जैसे ही हम इसको यहाँ पर C1 की वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो D1 जो हो वो दूसरे अपॉन में आएगा, घूमकर ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ε0 ये दोनों में से कॉमन है, यहाँ 1/ε0 A कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या है 1/c, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास D1/K1 और प्लस के D2/K2, ठीक। यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/c बराबर 1/ε0 इंटू A, और इनका एलसीएम लेंगे तो K2 की इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास D1/K2 और प्लस के D2/K1, ठीक, और अपॉन में आ जाएगा K1/K2, ठीक। अब ये 1/c है तो हमें तो c की वैल्यू नहीं चाहिए, तो c की वैल्यू चाहिए तो इसको घुमाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको घुमा कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा ε0 A K1/K2, क्योंकि ये भी तो अपॉन में घूमकर ऊपर चला जाएगा, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर D1/K2 और प्लस में D2/K1,
K1। क्लियर? और ये ही हमारी तुल्य धारिता का सूत्र हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इसमें कहा हुआ है कि एक धातु की छड़ PQ जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 4 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है। एक 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। चित्र आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। तो ज्ञात करना है नंबर 1 छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। दूसरा, संधारित्र पर आवेश। तीसरा, संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धन आवेश है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपको चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब यहाँ पर इसकी जो PQ हो, जो ये PQ हो चालक छड़, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 1 मीटर है। कितनी? 1 मीटर। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक, और B की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है हमें 4 टेस्ला। और 2 मीटर पर सेकंड वेग हो गया। 2 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर की साइड को गतिमान इधर की साइड को जा रही है। ठीक है, इधर की साइड को। आगे उसने कहा कि एक 10 माइक्रोफैरड धारिता। तो भाई 10 माइक्रोफैरड, ये जो संधारित्र है इसकी धारिता दे रखी है C बराबर 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, कि इसके संधारित्र को चित्र अनुसार जोड़ा गया है। अब पहला पॉइंट देखो, और ये लंबवत है, छड़ के क्या है? लंबवत, ध्यान रखना। ठीक, संधारित्र पर आवेश सॉरी, पहला पॉइंट है छड़ PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। पहले पॉइंट में हम प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E की वैल्यू निकलवाई है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है VBL साइन थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह पर यहाँ 90 ले लेंगे क्योंकि उसने कहा कि लंबवत है। ठीक, V की वैल्यू हो 2, B की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1। ठीक है, और साइन 90 भी हो जाएगा 1। तो सॉल्व करेंगे 8 वोल्ट। बहुत आसान था। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहा कि संधारित्र पर आवेश Q की वैल्यू निकालनी। Q बराबर होता है CV, क्योंकि C बराबर Q/V होता है। तो C की वैल्यू उसने दी हुई है 10 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना माइक्रोफैरड है ये, और गुणा V की वैल्यू। अब V जो हो ये क्या? विभवांतर। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो विभवांतर होता है वो लगभग समान ही होता है। तो यहाँ पर 8 ही रख देंगे। ठीक है, यानी कि C गुणा E रख देंगे यहाँ पर V की जगह। ठीक, तो 10 की 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 80, और माइक्रो, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, तो Q बराबर आ जाएगा 80 माइक्रो कूलाम। सेकंड पॉइंट का आंसर। थर्ड पॉइंट में कहा है कि संधारित्र की कौन सी प्लेट धन आवेश है। देखो यहाँ दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, और दाहिने हाथ के नियम से हमें पता चलेगा कि जो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा है जो उसकी दिशा है वो Q से P की ओर होगी। Q से P की ओर। ठीक है, Q से P की ओर होगी तो जो P प्लेट है यानी वो धनावेशित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दाएं हाथ की हथेली के नियम से, दाएं हाथ की हथेली के नियम से। ठीक है, जो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो होगी Q से P की ओर। ठीक है, तो इसीलिए जो P प्लेट होगी वो होगी धनावेशित। बस इतना ही लिखना है इसमें, तीनों पॉइंट होंगे इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें कहा हुआ है कि एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या, प्लास्टिक का कोई अर्धगोला उसकी वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तथा अपवर्तनांक 1.6 है। यानी इसका जो अपवर्तनांक दे रखा है वो 1.6 दे रखा है। ठीक, अब मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है। यहाँ पर ये O बिंदु स्रोत है। ठीक है, O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब उसे नंबर 1 समतल पृष्ठ की ओर से देखा जाता है, यानी इधर की साइड से देखेंगे, यहाँ से इधर की साइड से। ठीक है, और गोलीय पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है। दूसरा पॉइंट में इधर से देख रहे हैं, तब प्रतिबिंब की जो स्थिति क्या होगी वो निकाल के दिखानी है यहाँ पर हमें। ठीक है, अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, इसने कहा कि समतल पृष्ठ की तरफ से देखें। अब पहले देखो जो समतल पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर होती है अनंत, क्योंकि फोकस दूरी अनंत होती है समतल पृष्ठ की, तो वक्रता त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? अनंत। ठीक, दूसरा जो इधर है, इधर तो वायु हो, कोई कांच थोड़ा ही ना है या प्लास्टिक नहीं है, तो इधर वायु हो तो जो इसका अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पर कांच वाले का N2 का दे रखा है 1.6। ठीक है, तो यहाँ पर बस सिंपल लिख देंगे कि समतल पृष्ठ
पहले पॉइंट में समतल पृष्ठ की ओर से देखने पर, समतल पृष्ठ की ओर से देखने पर, समतल पृष्ठ की ओर से देखने पर क्या होगा भाई, यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे हम n1/v माइनस के n2/u, ठीक है, और बराबर होता है n1 माइनस के n2/r, ठीक है। अब n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, ठीक। v की वैल्यू तो हमें यहाँ निकालनी ही है, तो v को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, माइनस n2 की वैल्यू है 1.6 बटे u की वैल्यू, अब देखो यहाँ से देख रहे हैं हम, तो u की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी। और देखो इस दाई साइड, यहाँ से दाई साइड की वैल्यू को हम प्लस की लेते हैं, यानी ऐसे ले लेंगे 4, ठीक है, बराबर n1 माइनस के n2, यानी 1 n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू हो जाएगी 1.6, और बटे में r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी अनंत, ठीक है। r की वैल्यू कितनी हो गई, अनंत, समतल पृष्ठ के लिए, ठीक है। अब किसी भी संख्या के बटे में अनंत आ जाता तो वो पूरी वैल्यू 0 बन जाती। यहाँ से 1/v माइनस के, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको 4 से इसको भाग करेंगे, आ जाएगा 0.4, और बराबर में कितना 0, तो ये आ जाएगा 1/v, इसको बराबर में ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस का 0.4, घुमा के लिखेंगे इसको तो v बराबर आ जाएगा 1/0.4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी, और 2 से काट देंगे कितना, 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 से भाग करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समतल वाले पृष्ठ से देखने पे ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब दूसरा पॉइंट उसने कहा कि भाई गोलीय वाले पृष्ठ की साइड से देख कर इधर से बताओ कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, ठीक है। तो जब हम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि गोलीय, ठीक है, पृष्ठ की ओर से देखने पर, तो इसके लिए अपवर्तन का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा n1/v और माइनस n2/u बराबर n1 माइनस के n2 में क्या हो जाएगा r, ठीक है। अब यहाँ पर भी n1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, n और v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, माइनस n2 की वैल्यू 1.6, और u देखो इधर की साइड से देख रहे हैं तो u जो हो, यानी जो हमारा बिंदु वस्तु है ये, ठीक है, ये बाई साइड आ गया, तो बाई आ गया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेगी, ठीक है, बराबर 1 माइनस 1.6 बटे में कितना आ जाएगा r, और r देखो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 4 और 4 कितनी 8, वैसे उसने कहा भी यहाँ पे देखो, ठीक, तो 8 ले आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इधर की साइड होगी ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/v और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 0.6 और बटे में 8, पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ा देंगे, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 40, यहाँ पर भी पॉइंट हटा कर 0 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 4/10, ठीक है। अब हमें तो 1/v की वैल्यू चाहिए, तो एक ऊपर से लिखता थोड़ा, 1/v बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस के 4/10 बराबर में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3/40 इधर पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, और सॉरी माइनस के 8 तो पहले से ही था, यहाँ पर एक माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/40 प्लस का आ जाएगा, और ये उठाकर इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4/10, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 40 के पढ़े में 40 एक बार आता, 3 ऐसे ही, माइनस 10 के पढ़े में 40 4 बार, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 3 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, और बटे में 40, इधर 1/v चलेगा, यानी 1/v बराबर आ जाएगा माइनस के 13/40, ठीक है। इसको घुमा कर लिखेंगे तो v बराबर आ जाएगा माइनस के 40/13, और इसको भाग करेंगे तो 13×3 = 39, माइनस के 3 पॉइंट, ये आ जाएगा 3.0 कुछ करके आएगा, बड़ी संख्या आएगी तो 3.1 सेंटीमीटर लिख देंगे बस यहाँ पर, ठीक। तो ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा दूसरे पॉइंट का, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं।
इसमें कहा हुआ है एक दूरदर्शी, ये 5 का अथवा वाला, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसका अथवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा हुआ है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक में नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रम से 15 सेमी व 1.5 सेमी है। इस अभिदृश्यक के 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी पर बने तब अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो यानी देखो, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एक तो VO, ठीक है, इसका मोड, और प्लस में UE इसका मोड, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पहले VO निकालने के लिए देखो, हमें जो जो वैल्यू दी हुई है उनको लिख लेंगे। यहाँ FO की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 3 मीटर की दूरी पर स्थित है एक वस्तु, ठीक है। तो अभिदृश्यक है, यानी ये UO की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस के लिए हम लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/FO बराबर 1/VO माइनस के 1/UO। FO की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 15 बराबर 1/VO की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस UO की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पर 3, ठीक। अब देखो 3 मीटर दी हुई है ना कि सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर का गलत दिया, मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। दूसरा U की वैल्यू हो और बाई साइड रखी होगी तो माइनस की ली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 300, क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस, तो 1/15 माइनस के 1/300, ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा 1/V0, क्लियर, V0। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 300 ही आ जाएगा, ठीक है, और इधर 1/V0 चलेगा। 15 के पहाड़े में 300 आएगा 20 बार, क्योंकि 15 दूनी 30 और 0, तो 20 बार आएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो 1/V0 बराबर आ जाएगा 19/300, ठीक है। तो यानी V0 बराबर आ जाएगा हमारा, इसको घुमा कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 300/19, ठीक है। तो V0 बराबर, इसको भाग करेंगे 19 से, क्या आ जाएगा 15.78 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन आंसर नहीं होगा सॉरी, ये हमारी VO की वैल्यू निकल गई ये वाली। अब हमें UE निकालनी है, तो UE के लिए नेत्रिका के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो FE की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5, और जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है ये VE की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1/FE बराबर आ जाएगा 1/VE और माइनस के 1/UE। अब FE की वैल्यू 1.5 दी हुई है सवाल में, ठीक है, यहाँ पर ये दी हुई है 1.5, ठीक है, FE, और बराबर 1/VE, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये UE की वैल्यू दी हुई है, किसकी, सॉरी VE की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, माइनस की लेंगे, ठीक है, और माइनस 1/UE की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये UE जो हो इधर आकर प्लस का हो जाएगा 1/UE, और बराबर माइनस के 1/25, इसको इधर उठा कर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1.5, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 3 की इधर गुणा करेंगे माइनस का 3, और माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ये आ जाएगा हमारे पास -53/75, सही है। अब तो ये इधर हमारा भी क्या चल रहा है 1/UE, तो UE की वैल्यू के लिए इसको घुमा कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 75 बटे में कितना आ जाएगा 53, तो 53 से भाग करेंगे इसको 75 को, ये आ जाएगा माइनस के 1.4 सॉरी 1.41509, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें तो अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा मोड में VO और प्लस के मोड में UE। VO की वैल्यू हमने भी निकाल ली है, पीछे कितनी आई है 15.78,
यहाँ पे लिखेंगे 15.78 और प्लस यू ई की वैल्यू आई है माइनस के 1.41509। अब माइनस हट जाएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड में सारी वैल्यू प्लस की हो जाती है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा 17.19509। ठीक है, या इसको हम लगभग लिख सकते हैं 17.20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ कि दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दो बैटरी जोड़ रखी है इसने, ठीक है, एक ये वाली बैटरी है और एक ये वाली बैटरी है। ठीक, इसमें तीन प्रतिरोध दे रखे हैं, तीन ही हमें शाखाएं दे रखी है। ठीक है, अब देखो अगर हम इस प्रतिरोध R1 प्रतिरोध वाली बैटरी जो लगी हुई है, ठीक है, इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको मैंने बोल दिया ये I1 है। और जो ये 10 वोल्ट वाली यहाँ पर ये R3 वाली बैटरी लगी हुई है, इससे मैंने बोल दिया कि इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये धारा इधर से चलनी स्टार्ट होगी और ये यहाँ से आएगी यहाँ। ठीक है, इधर से ये वाली धारा चल के जाएगी यहाँ पर। ठीक, फिर दोनों एक साथ मिलकर इधर प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, यानी I1 प्लस के I2 इधर की साइड स्टार्ट होगी प्रवाहित होना। ठीक है, और दोनों R2 में मिलकर जाएंगी। फिर जैसे यहाँ जाएगी तो फिर I2 वाली धारा ऊपर चली जाएगी और I1 वाली धारा नीचे आ जाएगी। ठीक, यहाँ हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूँ A B C और D। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं B C D, तो ऊपर हो गया E और F। ठीक है, F B C E। ठीक, यहाँ पर दो लूप बने हुए हैं और दोनों लूप में हम किरचॉफ का लूप नियम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी लूप में किरचॉफ के द्वितीय नियम से या किरचॉफ के लूप नियम से। ठीक है, किरचॉफ के लूप नियम से। तो किरचॉफ का लूप नियम क्या कहता है कि जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी प्रतिरोध से गुणा करो, यानी I2 और मल्टीप्लाई कितना 10। ठीक, और यहाँ पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है प्लस कर देंगे उसको I1 प्लस में I2। ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 बराबर में आ जाएगा 10। अब इसके अंदर गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 I2 और प्लस में 20 के अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 I1 और प्लस में आ जाएगा 20 I2 बराबर में कितना आ जाएगा 10। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, I2 में I2 वाला जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 I1 और प्लस में 10 और 20 जोड़ के हो जाएगा 30 I2 बराबर में कितना 10 से भाग कर देंगे पूरी समीकरण को 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 I1 प्लस के 3 I2 और बराबर में कितना आ जाएगा 1। इसको समीकरण 1 बना देंगे यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से जो नीचे वाला लूप है ये FBCE, इसमें भी किरचॉफ का लूप नियम लगाएंगे FBCE। तो इसमें लूप नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो धारा है वो इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर यह आएगा I1 और प्लस में I2। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे किससे 20 से और ये इधर से आ जाएगी यहाँ पर प्लस I1 और गुणा में कितना आ जाएगा 10 और बराबर ये कितना है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, अब 20 के अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20 I1 और प्लस में 20 I2। ठीक है, और प्लस में 10 I1 और बराबर कितना हो जाएगा 30। I1 वाले में जुड़ कर कितना हो जाएगा 30 I1 और प्लस के 20 I2 बराबर कितना आ जाएगा 30। फिर से 10 से भाग कर देंगे यहाँ पर भी 10 से भाग। ठीक है, तो भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 I1 और प्लस में 2 I2 और बराबर कितना आ जाएगा 3। इसको डाल देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 को मतलब I2 वाले बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 I1 इधर कर ही दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 4 I1। ठीक, और प्लस में 2 तिया 6 I2 और बराबर 2 एकन 2। यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 I1, मतलब इसी समीकरण में गुणा कर रहे हैं अब यहाँ।
3 3 9 I1 प्लस 3 दूनी 6 I2, 6 I2 बराबर 3 की गुणा करेंगे, 3 3 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा माइनस के 5 I1 और बराबर इधर से घटाएंगे यहाँ से, तो 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 7, वो भी माइनस के। तो माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5, या भाग कर देंगे इसको, तो 5 एकन कितना हो जाएगा 5 पॉइंट 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, तो 1.4 एम्पियर। तो ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आप लिख सकते हो कि जो R1 ओम के प्रतिरोध में धारा बह रही है वो 1.4 एम्पियर बह रही है। ठीक है, I1 की वैल्यू उठाकर किसी एक समीकरण में रख देंगे, मान लो समीकरण 1 में रख देंगे, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I2 आएगा निकल कर, कितना I2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास निकल कर सॉल्व कर लेना, जो भी आएगी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और फिर R2 वाले प्रतिरोध के लिए जब हम निकाल, तो जो I2 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा R3 में जो प्रवाहित हो रही है धारा। ठीक है, क्योंकि इसने अलग अलग पूछा ना, R1 R2 R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात करनी, तो I1 तो हमारा R1 की वैल्यू से, यानी R1 में जो प्रवाहित हो रही है वो तो I1 हो रही है। ठीक है, और R3 में कितनी हो रही है I2, तो I1 की वैल्यू को यहाँ पर समीकरण 1 या 2 में रख कर जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी वो I2 हो जाएगी। ठीक है, और R2 के लिए दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ कर जो आएगा वो तुम्हारी R2 में प्रवाहित धारा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बाद में लिख देना ऐसा, R1 में प्रवाहित धारा 1.4 एम्पियर, R2 में प्रवाहित धारा, जो यहाँ से इनको जोड़ का आंसर आएगा वो लिख देना, और R3 में प्रवाहित धारा जो यहाँ से I2 की वैल्यू आएगी निकल के। ठीक है, वो वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद करके जाना इसको। ठीक है, इस नेक्स्ट यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र प्राप्त करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। इससे नेक्स्ट हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख लेना। ठीक, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट भी मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक कराए हुए हैं, ठीक है, वो सारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना उनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। उसमें कहा हुआ है दिए हुए प्रतिवर्ती धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए। नंबर 1 प्रेरकीय तथा धारितीय प्रतिघात, दूसरा पॉइंट अनुनाद की दशा में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति, और तीसरा अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर V बराबर ये दिया हुआ है 10 साइन 1000t, तो अगर हम इसकी कंपेयर कर देंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से, तो V0 की वैल्यू तो हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 10 वोल्ट। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1000 सॉरी बस 1000। ठीक है, अब ये L की वैल्यू दी हुई है, और ये C की वैल्यू दी हुई है, और ये R की वैल्यू दी हुई है 1 किलो ओम। तो देखो L बराबर 20 मिली हेनरी दे रखा, तो मिली हेनरी को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी। ठीक है, C की वैल्यू 2 माइक्रो फैरड है, तो इसको चेंज करेंगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड आ जाएगा, और R बराबर यहाँ पर 1 किलो ओम दिया हुआ है, तो किलो ओम को चेंज करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा 1000 ओम। क्लियर है। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले पॉइंट में उसने कहा कि प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात को XL से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू है 1000। ठीक है, और L की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस 3 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 ओम। क्लियर है। और दूसरा उसने कहा कि धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात को हम XC से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। इसको सॉल्व करेंगे, 1/ओमेगा की वैल्यू 1000, C की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, माइनस के 6 पावर ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, 10 की पावर 6/2 गुणा 1000। ठीक है, अब 10 की पावर 6 को हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी 1000 गुणा 1000, मतलब 6 जो 6 पावर है उसकी 6 जीरो मैंने इस तरीके से लिख दी। ठीक है, बटे में 2 गुणा 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 ओम। ये हमारे पहले पॉइंट के आंसर हो जाएंगे दोनों। क्लियर।
दूसरे पॉइंट में कहा कि अनुनाद की दशा में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति, ठीक है। तो वोल्टता की आवृत्ति, आवृत्ति एफ बराबर देखो अनुनाद की स्थिति में होती है 1/2 पाई अंडर रूट में LC, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1/2, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अंडर रूट, एल की वैल्यू दी हुई है सवाल में कितनी 20 मिली हेनरी, जिसको हमने चेंज किया था तो ये आया था 20 × 10⁻³ ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 × 10⁻³ और सी की वैल्यू है 2 × 10⁻6, ठीक। अब 1/, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.28 और अंडर रूट में देखो एक जीरो से एक पावर कम हो जाएगी तो पावर -2 होंगी और 6 ये है कितनी हो जाएंगी 10 की पावर हो जाएंगी -8 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 6.28 और गुणा में 2 और गुणा 10 की पावर 8 की आधी हो जाएगी कितनी आ जाएगा 4, चारों पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 4 और बटे 2 की गुणा करेंगे 28 दूनी 56 और पॉइंट ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 पावर का मतलब 4 जीरो और बटे में आ जाएगा 12.56। जैसे इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर हमारे पास आएगा आंसर 796.178, ठीक है, और हर्ट्स, ठीक। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 796.2 हर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये इसका सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। अब थर्ड पॉइंट में कहा हुआ है कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, देखो वैसे प्रतिबाधा का LCR परिपथ में फॉर्मूला होता है XL - XC का होल स्क्वायर और प्लस के R², ठीक है। लेकिन अनुनाद की स्थिति में जो XL हो वो XC के बराबर होता है, तो जब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तो कट कट के जीरो आ जाएगी यहाँ पर, तो जीरो का वर्ग जीरो हो जाएगा, यानी Z जो हो वो सिर्फ R के ही बराबर आ जाएगा, R² बच जाएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, Z किसके बराबर आ जाएगा R के, और R की वैल्यू है 1000 ओम, तो ये हो जाएगी परिपथ की प्रतिबाधा Z की। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है अथवा वाला, इसमें कहा हुआ है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या है, ये आपने पढ़े होंगे, लिख देना, ठीक है। 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तार में एक लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। यदि इस तार को 0.1 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन है बहुत ट्रिकी, ठीक है, बहुत अलग तरीके से घुमा कर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर बी की वैल्यू सिंपल दे रखी है उसने कितनी 100 टेस्ला, ठीक है, 100 टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, लंबवत तल में है, अब इसमें एक तार है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमने उसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में रख दिया, यानी इस तरीके से मोड़ दिया इस तार को हमने, ठीक, कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं कहूँ कि इससे कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा होगा फाई, तो फाई 1 बोल देंगे इसको वृत्त से गुजरने वाले को, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास BA, कितना आ जाएगा BA और A की जगह पे A1 बोल दिया, ठीक है। अब B की वैल्यू तो 100 गुणा A क्या है सर्किल, और सर्किल का एरिया होता है πr², ठीक है। अब 100 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 और R 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चेंज करेंगे 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। तो यहाँ पर 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 से यहाँ पर इसकी पावर कट जाएगी और एक जीरो से ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 31.4। ओह सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर भी है ना, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, तो 2 पावर से दोनों ही पावर कट जाएगी, दोनों ही जीरो कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3.14, ठीक है, मात्रक होता है इसका वेबर। क्लियर है। तो ये तो 5 आ गया। अब आगे उसने कहा है कि अगर इस तार को 0.1 सेकंड में खींच कर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए, मतलब जो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार था ये, इसी को हमने अब एक वर्ग बना दिया। वर्ग बनाने का मतलब ये है कि हमने जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार था उसके बराबर हिस्सों के 4 टुकड़े कर दिए और इस तरीके से रख दिया कि परस्पर ये 90 डिग्री के एंगल पर हो। आई बात समझ में। अब देखो, अब पहले इस तार की भुजा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए हो, चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए हो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है
बी यानी चुंबकीय क्षेत्र और ए यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा, जब इसकी भुजा आ जाएगी। अब इसकी भुजा किस तरीके से निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा, अब देखो पहले वर्ग, अगर हम वर्ग जो तार है हमारा उसकी कुल लंबाई का पता चल जाए, ठीक है, तो ये 4 बराबर हिस्से हम उसके कर देंगे। मान लो अगर आपके सामने 20 मीटर लंबा तार रख दूँ मैं, तो उसके 4 हिस्से कर दोगे 5-5 मीटर के, ठीक है। तो अगर तार की कुल लंबाई का ही नहीं पता तो फिर हम उसके बराबर हिस्से कैसे कर पाएंगे, तो पहले हमें पूरी लंबाई निकालनी होगी। अब पूरी लंबाई कितनी, यानी यहाँ से लेकर तार को हम मोड़ रहे हैं सर्किल में इस तरीके से, यानी एक चक्कर में पूरी चली गई दूरी, और एक चक्कर में पूरी चली गई दूरी को हम कहते हैं इसकी परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये तो आ गई कुल लंबाई। अब इसके हमें कितने करने, 4 हिस्से, 4 हिस्से करने का मतलब 4 से भाग करनी है, ठीक है। अब 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणा आर की वैल्यू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब 0.1, और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से यहाँ पे इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 1.57। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट से ये पॉइंट और इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 0.157, ठीक है। और वर्ग की भुजा ये हो गई मीटर में, इस वर्ग की भुजा, ठीक है। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजाई का हाथ 2, भुजाई का हाथ 2, और भुजा कितनी है यहाँ पर 0.157, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब 0.157 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी इसी से गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करने पे ये आएगा हमारे पास 0.02465, ठीक है। अब हम इसका फ्लक्स निकाल लेंगे, यानी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 बराबर, तो ये हो जाएगा BA2, और B की वैल्यू कितनी है 100, और गुणा A2 कितना आया है 0.02465। अब 2 जीरो सौ ये पॉइंट 2 अंक इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.465, ठीक है, और वेबर। अब अगर हम यहाँ से डेल्टा फाई निकाल लें, क्या निकाल लें, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, φ2 - φ1, ठीक है। और φ2 की वैल्यू कितनी आई, φ2 की वैल्यू आई है अभी 2.465, और माइनस φ1 की वैल्यू कितनी आई, φ1 की वैल्यू थी 3.14, तो यहाँ पर रख देंगे 3.14। तो जैसे ही इसमें घटाएंगे तो 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, यानी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो माइनस का आएगा, और माइनस का घट के आ जाएगा ये 0.675, ठीक है। अब ई बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है। ई बराबर माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू है ये 0.675, और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1। अब ये कहाँ से है 0.1, ये सवाल में दिया उसने, यहाँ पर 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक अंक से पहले पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, या ऐसा कर लो 0 बढ़ा लो, और इस 0 से जब गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 6.75 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक। तो ये था हमारा सेट नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन, जितने भी न्यूमेरिकल थे, ठीक है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद।